नमस्कार। आज हम होम साइंस से संबंधित कुछ विषय को देखेंगे, जिसमें आज हम हैजा और दस्त से संबंधित रोग के बारे में जानेंगे कि ये किस कारण से फैलता है, इसके फैलने का स्रोत क्या है, इसके लक्षण क्या है और इसके रोकथाम क्या है, इनसे कैसे बचाव किया जा सकता है। तो सबसे पहले जानेंगे हैजा क्या है। तो हैजा एक तीव्र संक्रामक रोग है। इसमें व्यक्ति का आहार तंत्र प्रभावित होता है, यानी कि पाचन तंत्र से संबंधित है, व्यक्ति के पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। यह रोग अधिकतर गर्मी व पतझड़ के मौसम में देखने को मिलता है। अगर सही समय पर इसका इलाज ना कराया जाए तो 70% चांस रहता है कि व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। यह रोग उन व्यक्ति को अधिक होता है जो स्वच्छता के नियम का पालन नहीं करते, यानी कि वो गंदगी मैंने अपने आसपास के वातावरण में गंदगी रखते हैं, वो स्वच्छ तरीके से नहीं रखते हैं। ये सब आप देख सकते हैं। हैजा जो रोग है ये सभी आयु के लोगों को हो सकता है। इसके कारण क्या है? हैजा कोलेरा वाइब्रियो नामक जीवाणु से फैलता है। ये दूषित पानी या भोजन द्वारा शरीर में प्रवेश करता है, यानी कि जब व्यक्ति दूषित भोजन करता है या पानी पीता है तो जो जीवाणु होते हैं वो शरीर के अंदर चले जाते हैं। रोगग्रस्त व्यक्ति के मल, उल्टी, थूक आदि से मक्खियां इन जीवाणुओं को उठाती है और खुले भोजन, पानी, दूध आदि तक पहुंचकर उन्हें दूषित कर देती है। यानी कि कोई रोगी व्यक्ति है, उसके मल या उसने उल्टी किया है या थूका है, तो वहाँ से क्या होता है कि वहाँ पर मक्खियाँ बैठती हैं और उस जीवाणु को लाकर जो खुला भोजन होता है, भोजन पानी वहाँ पर बैठ जाती हैं और क्या करती हैं कि उस भोजन पानी को पूरी तरह से दूषित कर देती हैं। और जब एक स्वस्थ व्यक्ति उस आहार को लेता है तो क्या होता है कि जीवाणु उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं और वह स्वस्थ व्यक्ति रोग से ग्रस्त हो जाता है। यह जीवाणु अंधेरे स्थान व सूखे हुए थूक पर 2 से 3 माह तक भी जीवित रह सकते हैं। अंधेरे स्थान का मतलब यहाँ पर हुआ कि जहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाता है। ये अनुकूल तापमान मिलते ही वृद्धि करने लगते हैं। गर्मियों की शुरुआत मार्च अप्रैल में यह रोग अधिक देखने को मिलता है। हैजा फैलने के स्रोत क्या हैं? तो हम देख सकते हैं कि दूषित जल, भोजन, मक्खियाँ और गंदगियाँ जो होती है वो सब यहाँ पर आ जाएगा फैलने का स्रोत। तो दूषित जल के बारे में देखेंगे। दूषित नदी, यानी कि जैसे दूषित नदी कैसे होता है, वहाँ पर कूड़े कचरे फेंक देते हैं नदी में, मल मूत्र फेंक देते हैं, तो इस कारण पानी जो होता है नदी का वो दूषित हो जाता है। सार्वजनिक प्याऊ, जहाँ पर रोग के कीटाणु हो, वहाँ का पानी पीने से ये रोगाणु शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाता है। भोजन, दूषित भोजन जिसमें रोगी व्यक्ति की लार आदि हो, उसके साथ खाने में भी रोग के कीटाणु दूसरे व्यक्ति के शरीर में चले जाते हैं। दूषित दूध, अगर शिशु दूषित दूध पीता है तो उससे भी रोग के कीटाणु उसमें चले जाते हैं। गाय भैंस दूषित पानी पीती है तो ऐसी स्थिति में जो दूध होता है वो भी दूषित हो जाता है। दूधिया दूषित पानी दूध में मिलाते हैं, यानी कि ग्वाला जो होते हैं दूषित पानी जब दूध में मिलाते हैं तो ऐसे में भी दूध जो होता है दूषित हो जाता है। उनके अपने हाथ साफ ना हो तो भी दूध दूषित हो जाता है। अगला पॉइंट है मक्खियाँ। तो मक्खियाँ दूषित जगह, थूक, मल आदि पर बैठती हैं। यह रोगाणु उनकी टांगों व पंखों पर चिपक जाते हैं। ये रोगाणु 10 से 15 दिन तक जीवित रहते हैं और जहाँ भी मक्खियाँ बैठती है वहाँ उन्हें छोड़ देती है। अगला है मनुष्य। जो मनुष्य रोग से ग्रस्त हो, यदि वे रोगी के संपर्क में आए तो उससे भी रोगों का संक्रमण होता है। यानी कि जो एक स्वस्थ मनुष्य है और रोगी व्यक्ति के संपर्क में बैठता है तो ऐसे क्या होता है कि ऐसी स्थिति में जो स्वस्थ व्यक्ति है उसमें संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है।
उद्भव काल देखेंगे तो इस रोग का उद्भव काल 1 से 2 घंटे से लेकर 5 दिन का हो सकता है, यानी कि 5 दिन के अंदर भी ये रोग देखने को मिल सकता है। लक्षण में हम देखेंगे, रोगग्रस्त होने पर पतले दस्त आना शुरू हो जाता है, उल्टियां आती है और टांगों में दर्द होता है, प्यास लगती है, जीभ सूख जाती है, जिसके कारण व्यक्ति निर्जलीकरण का शिकार हो जाता है, पेशाब कम आता है और निर्जलीकरण होने की संभावना बढ़ जाती है और व्यक्ति का शरीर जो होता है निर्जीव सा महसूस होने लगता है और जो रक्तचाप है, ब्लड प्रेशर है, वो कम हो जाता है। समय पर उपचार न होने पर व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इसके रोकथाम के क्या उपाय हैं? तो स्वास्थ्य अधिकारी को सूचित करना चाहिए और अच्छी तरह से इलाज कराना चाहिए रोगी व्यक्ति का। रोगी का कमरा जो है अलग रखना चाहिए ताकि एक स्वस्थ व्यक्ति जो उसका फैमिली मेंबर हो वो संक्रमित ना हो। रोगी के विसर्जन जैसे कि थूक, उल्टी आदि को जब वो थूकता है या उल्टी करता है तो जो बर्तन होता है उसमें 30% ब्लीचिंग पाउडर उसमें रखना चाहिए। रोगी की सेवा करने वाले व्यक्ति को अपने हाथ साबुन से अच्छी तरह से धोना चाहिए। कमरे में फिनाइल से पोछा लगाना चाहिए और शौचालय को फिनाइल से अच्छी तरह धोना चाहिए। पानी को उबालकर पीना चाहिए और भोजन को हमेशा ढक कर उसका सेवन करना चाहिए। जब हैजा फैला हुआ हो तो बाहर की वस्तु नहीं खाना चाहिए। मेला उत्सव में सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए और हैजे का टीका लगवाना जरूरी होना चाहिए। इसके देखभाल क्या है? इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति की देखभाल कैसे की जा सकती है? तो रोगी को पूर्ण विश्राम देना चाहिए, आराम देना चाहिए, रोगी को गर्म रखना चाहिए, ऐसे स्थान पर रखना चाहिए कि वो अपने आप को गर्म महसूस करे। रोगी को नमक व चीनी का उबाल कर ठंडा किया पानी ORS का घोल देना चाहिए क्योंकि उसमें पानी और लवण, सोडियम व पोटेशियम की भी कमी हो जाती है रोगी व्यक्ति में। यह घोल थोड़ी थोड़ी देर बाद देते रहना चाहिए और जल्दी ही मतलब कि ये बीमारी का लक्षण देखने को मिलता है वैसे ही डॉक्टर से इसका इलाज कराना चाहिए। अगर सही समय पर इलाज ना कराया जाए तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। अब देखेंगे दस्त। दस्त क्या है? तो यह छूत का रोग है, यानी कि एक दूसरे में जल्दी से फैलता है। यह जीवाणुओं व बैक्टीरिया के आंतों में प्रभाव के कारण होता है। जीवाणु और बैक्टीरिया जो होते हैं वे आंतों को प्रभावित करते हैं। दस्त में बालक पतला, पानी जैसा लस्सेदार, ढीला, दुर्गंधयुक्त मल त्याग करता है। मल का रंग हरा होता है। बालक बार बार मल त्याग करता है। सही समय पर रोकथाम ना करने पर यह गंभीर रूप धारण कर लेता है, इसलिए जैसे ही पता चलता है इसका उपचार करना चाहिए। मल के साथ शरीर से पानी का भी निष्कासन होता है जिसके कारण व्यक्ति निर्जलीकरण का शिकार हो जाता है और सोडियम और पोटेशियम पानी में घुलनशील खनिज लवण भी शरीर से बाहर निकल जाते हैं। ऐसी स्थिति में रोग का कारण क्या है? दस्त का कारण क्या है? तो दूषित पानी व भोजन आ जाएगा। कुपोषण के कारण क्या होता है कि व्यक्ति या बालक में रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है, रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। तीसरा, गंदगी की अवस्था, वातावरण गंदा हो आसपास का या घर का, एलर्जी, पेट में कीड़े, आंतों में विषाणु व बैक्टीरिया, लैक्टोज शर्करा के प्रति असहनशीलता। अब फैलने के स्रोत क्या है? दस्त फैलने का स्रोत, तो हम पहला नंबर देखेंगे दूषित पानी व भोजन। तो अस्वच्छ भोजन व पानी पीने से शरीर में अतिसार के रोगाणु प्रवेश कर जाते हैं और रोगी व्यक्ति जो होता है इस रोग से ग्रसित हो जाता है। कुपोषण, जो बालक कुपोषित होते हैं वह शारीरिक रूप से काफी कमजोर होते हैं, उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी काफी कम होती है। इसके फलस्वरूप किसी भी रोग के रोगाणु जल्दी ही उनको रोगी बना देते हैं। ऐसे में क्या होता है कि वो बार बार बीमार पड़ने लगते हैं, उनसे रोगाणु से लड़ने की क्षमता उनमें नहीं होती है, तो इसलिए किसी भी बीमारी का वो जल्दी शिकार हो जाते हैं। ऐसे बालकों का पाचन तंत्र भी क्या होता है? कमजोर होता है,
कुछ भी खाने पर आते उसे पचा नहीं सकती। जो पाचन तंत्र है वो पचा नहीं पाता और उसे शरीर से बाहर निकाल देती है। उसे पौष्टिक तत्व नहीं मिल पाते और वह कुपोषित हो जाता है और स्थिति गंभीर हो जाती है। तीसरा है गंदगी की अवस्था। अस्वच्छ वातावरण या स्थिति अतिसार के जीवाणु के पैदा होने की बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पर जो जीवाणु है बहुत जल्दी से फैलता है अस्वच्छ वातावरण यानी गंदगी वाले स्थान पर। वहां से यह बालक के हाथ, खिलौने जिन्हें वह मुंह में डालता है, बच्चा क्या करता है कि वो जब खिलौना से खेलता है तो अपने हाथों को क्या करता है, बार बार मुंह के पास ले जाता है, मुंह में भी डालता है। इसके द्वारा क्या होता है कि उनके शरीर में ये जीवाणु पहुंच जाते हैं और उन्हें अतिसार का रोगी बना देते हैं। मक्खियां ऐसी जगह पर कीटाणु छोड़ देती है और वह बालक की दूध की बोतल आदि पर लग जाते हैं। जैसे कि बच्चा नेपुल वाला दूध पीता है तो ऐसे में क्या होता है कि मक्खियां वहां पर बैठ जाती है और उसे वहां पर जीवाणु छोड़ देती है। जब बालक दूध पीते हैं तो ये रोगाणु उनके शरीर में पहुंच जाता है। अगला पॉइंट है एलर्जी। कई बार बालकों को किसी खाने की वस्तु से एलर्जी होती है जिसके फलस्वरूप उन्हें अतिसार हो जाता है। पेट में कीड़े, बालकों के पेट में कृमि होने से भी वह अतिसार से ग्रसित हो जाता है। यानी जो छोटा छोटा कीड़ा हो जाता है उसको कृमि बोलते हैं, ऐसे में भी अतिसार से वो ग्रसित हो सकता है दस्त से। आंतों में विषाणु व बैक्टीरिया, किसी भी कारण से अगर आंतों में विषाणु प्रवेश कर जाते हैं तो वह भी अतिसार के लक्षण पैदा कर देता है। बालक पतला मल त्याग करने लगता है और विष के कारण पेट में दर्द भी होने लगते हैं। अब प्रसार देखेंगे। यह छूत का रोग है और रोगी के जूठे पानी व भोजन लेने से दूसरे व्यक्ति को भी हो जाता है। इसलिए जूठा जो व्यक्ति इस रोग से ग्रसित है उसका जूठा भोजन और पानी नहीं पीना चाहिए। मक्खियां व मच्छर भोजन तथा पानी को दूषित करते हैं। इस प्रकार के जीवाणु खाद्य वस्तु तक पहुंचाते हैं। गंदे खिलौने, बोतल, निप्पल व आसपास अस्वच्छ वातावरण के होने से दस्त लग जाते हैं। अतिसार दो प्रकार के हैं, अत्यधिक अतिसार और दीर्घकालीन अतिसार। तो अत्यधिक अतिसार तीव्रता से होता है पर इसकी अवधि जो होता है, समय होता है, वो बहुत कम समय के लिए होता है। ये 2 से 4 दिन तक ही रहता है। यह दीर्घकालीन अतिसार कम तीव्रता लिए हुए होता है, लेकिन ये क्या होता है कि लंबे समय तक चलता है। लक्षण क्या है? दस्त के लक्षण क्या है? बार बार मल त्यागना, मल पतला और चावल के पानी सा आना, उस टाइप पे दिखता है, वाइट कलर का भी हो जाता है। इसलिए लसेदार दुर्गंधि युक्त मल, कमजोरी लगना, काम ना करने की इच्छा, क्योंकि व्यक्ति को कमजोरी लगता है तो वो काम कैसे कर पाएगा, इसलिए अपने आप को काफ़ी कमजोर महसूस करता है। पानी की शरीर में कमी हो जाती है क्योंकि बार बार दस्त उसको लगता है तो जाता है, तो ऐसे में निर्जलीकरण का संभावना बढ़ जाता है। कभी कभी वमन भी होना, डिहाइड्रेशन होना, जीभ सूखना, आंखें अंदर धंस जाती है, तालू नीचे गिरना, त्वचा ढीली हो जाना, हाथ पैर ठंडा हो जाता है, बेहोश होना शुरू कर देता है। व्यक्ति समय पर इलाज ना हो तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इसके बचाव का क्या उपाय है? तो स्वच्छता के नियम का पालन करना चाहिए, आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखना चाहिए और जो जहाँ पर भोजन बनाते हैं वहाँ पर भी साफ सुथरा रखना चाहिए ताकि जो भोज्य पदार्थ हो वो प्रदूषित ना हो, मक्खियाँ प्रदूषण ना फैलाएं। प्रदूषण इस तरह से फैलता है कि मक्खी जो है गंदे स्थान पर बैठती है और फिर वहाँ वो क्या करती है कि वो स्वच्छ जो खाना रखा हुआ है वहाँ पर बैठ जाती है और वो चीज़ को, जीवाणु को छोड़ देती है। आसपास का पर्यावरण साफ रखना चाहिए, अगर साफ सुथरा रहेगा तो मक्खियाँ क्या होगी कि नहीं बैठेंगी। बालक के खाने पीने में प्रयुक्त होने वाले बर्तन को भी साफ रखना चाहिए। खाने पीने की वस्तुएं ढक कर रखनी चाहिए
और बच्चे के खिलौने हमेशा साफ रखना चाहिए, क्योंकि वो क्या करते हैं, खेलते खेलते अपने हाथों को मुंह में डाल लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जीवाणु उनके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है। गर्मियों में माँ का ही दूध देना चाहिए बच्चों को, क्योंकि उनमें उपस्थित लैक्टोबैसिलस जीवाणु बालक के शरीर के दस्त को रोकता है, दस्त होने से रोकता है। यहाँ पर ORS घोल तैयार करने का बताया गया है। 1 लीटर पानी में उबाल कर ठंडा कर लेना चाहिए। फिर उसमें 3 ग्राम नमक डालना चाहिए, 25 ग्राम चीनी और 1 से 4 के बीच नींबू का रस। इसका देखभाल का उपाय क्या है? बालक को पूर्ण आराम देना चाहिए और गर्म स्थान पर रखना चाहिए। दूध व पानी अच्छी तरह उबाल कर देना चाहिए व्यक्ति को। पानी की कमी से बचने के लिए इलेक्ट्रॉल पाउडर जो बाजार में उपलब्ध होता है या ORS का घोल पिलाना चाहिए। यहाँ पर 1 लीटर पानी में बताया गया है ORS का घोल बनाने के लिए। पानी की कमी के लक्षण देखते ही तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। दस्त के थोड़ा रुकने पर फटे दूध का पानी, दाल का पानी, जौ का पानी, संतरे का रस रोगी को देना चाहिए। तो आज हम देखें यहाँ पर हैजा और दस्त से संबंधित रोग के बारे में। ये किस कारण से होता है, कैसे फैलता है, इसके फैलने का स्रोत क्या है, लक्षण क्या है और इसको कैसे रोका जा सकता है और रोगी व्यक्ति की कैसे देखभाल की जा सकती है। और कुछ रोग से संबंधित हम अगले वीडियो में देखेंगे, जैसे डिप्थीरिया के बारे में देखेंगे, काली खांसी कैसे होता है, पोलियो कैसे होता है, उन चीज़ों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।